नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज बीएससी एग्रीकल्चर छठे सेमेस्टर को लेकर वाटरशेड मैनेजमेंट चल रहा था, तो उसी में 2 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। आज आपका तीसरा वीडियो लेक्चर है। कल मैंने सिलेबस था आपका, उसको ढंग से कवर कर लिया था। वाटरशेड मैनेजमेंट, रन ऑफ, सॉइल लॉस मैनेजमेंट इन ए वाटरशेड, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरशेड, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन वाटरशेड, ये कर लिया था। तो मैंने देखा एक चीज़ कि लोगों ने बताया, जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, कि अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और करा दो। ये सिलेबस का अहम हिस्सा है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे कम से कम 25 क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन यहीं से। तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की डिमांड होती है, मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से कराता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पास हो सकते हो, बढ़िया नंबर ला सकते हो, इतने से, ठीक है। इतने से ही क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा रिसर्च करके ही हम लोग यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे। थोड़ा ये क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लिए गए, बाकी आगे के सिलेबस के भी इंक्लूड है, इसमें शामिल है, ठीक है। तो क्वेश्चन 81 से शुरू करते हैं। रन ऑफ का अधिकतम प्रवाह किस प्रकार की भूमि पर होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कठोर ढलानदार चट्टानी भूमि पर। सॉइल इरोजन को मापने हेतु सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली इकाई है, तो सबसे ज़्यादा मापने वाली इकाई क्या है? सॉइल इरोजन को, ठीक है। तो सॉइल इरोजन को मापने के लिए सबसे ज़्यादा टन, हेक्टेयर, वर्ष, तीनों में मापते हैं। तो टन आ जाए, अलग से भी दे सकता है, हेक्टेयर अलग से भी दे सकता है, वर्ष दे सकता है, तो तीनों है। अब ऐसे नहीं है कि हम 3 क्वेश्चन इसके लिए बनाएं, ठीक है। हम एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर देते हैं, ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन भी ना रह जाए, ठीक है। अब आप सोचो कि यार हेक्टेयर अलग बताया था, उसमें भी यही बताया था, तो सब यही बताया था, याद तो रखो भाई, ठीक है। अगला है, रन ऑफ नियंत्रण में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, भूमि की सतह पर रोकथाम। सबसे पहले भूमि की सतह पे काम शुरू करा जाता है। वाटरशेड में रन ऑफ हार्वेस्टिंग के लिए कौन सी संरचना उपयुक्त होती है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्म पॉन्ड, ठीक है। थोड़ा स्पीड को धीमे कर लेते हैं, ताकि मित्र हमारे बहुत शिकायत करते हैं, पर हम सोच रहे हैं एग्जाम आपके खोपड़ी पे है। चलो कोई नहीं। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में कौन सा कारक शामिल नहीं होता है? तो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में जनसंख्या का कोई काम ही नहीं है, तो ये कहाँ से डाल दिया है? सी नंबर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो वर्षा तीव्रता बिल्कुल, भूमि कवर बिल्कुल, ढाल लंबाई बिल्कुल, ये तीनों आपके वाटरशेड से संबंधित हैं। जनसंख्या पता नहीं कहाँ से दे दिया है, ठीक है। वाटरशेड परियोजना में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सोशियो मतलब समाज, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। तो सामाजिक आर्थिक सर्वे क्यों होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आर्थिक लाभ का पूर्वानुमान, ठीक है। मतलब आर्थिक अनुमान का पूर्वानुमान कैसे लगाएंगे? आर्थिक मतलब लोगों की कंडीशन कैसी है, कैसा पैसा है वहाँ पे वाटरशेड लगाने से पहले। तो उससे पहले में देखना पड़ेगा समाज को, समाज मतलब सोशियो, ठीक है। अब समाज को देख के ही हम इकोनॉमिक कंडीशन का पता लगाएंगे, तभी ये टर्म बना दिया है सोशियो इकोनॉमिक, और आपके सिलेबस में बहुत अच्छी तरीके से दिया है। तो इसका लाभ है, मतलब इसका क्या उद्देश्य होता है? तो आर्थिक लाभ का पूर्वानुमान करना, यानी आर्थिक लाभ का पूर्वानुमान कैसे लोगे भाई? पहले ही पता लगा लो कि पैसा कम है कि ज़्यादा है, कौन सा एरिया है, सारी चीज़ें ये है। अगला है, वाटरशेड के सामाजिक पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, ठीक है। सी, लोगों की भागीदारी। सी, लोगों की भागीदारी सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक पक्ष है। मिट्टी का प्रकार तो भौगोलिक हो जाएगा, जल संरचना भी भौगोलिक हो जाएगा, फसल विविधता भी भौगोलिक हो जाएगा, तो एक ही बचता है भाई। तो आपको देखो, हर क्वेश्चन में कुछ ऐसे आते हैं जो कि कॉमन सेंस पे आधारित होते हैं। हर पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। अगला है, रन ऑफ को कम करने में अधिकतम प्रभावी कौन सी पद्धति है? तो कंटूर फार्मिंग, ये सब बता चुके थे, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। वाटरशेड का सामान्य अर्थ क्या है? तो जल विभाजक क्षेत्र। जल विभाजक क्षेत्र फिर से आपके एक से शुरू हो गए, आपको नंबरिंग पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। केवल क्वेश्चन, आपका तीर, आपका निशाना किस पे होना चाहिए? अर्जुन की तरह, ठीक है। वाटरशेड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जल एवं मृदा संरक्षण, सी नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन सा जल संचयन की विधि नहीं है? तो जल संचयन की विधि नहीं है जल को नालियों से बाहर निकालना। भाई बाहर क्यों निकाल रहे हो? इसे जल से बाहर निकाल रहे हो, कोई संरक्षण थोड़ा नहीं कर रहे हो। तालाब करोगे भाई, तालाब में तो कर ही रहे हो। कंटूर ट्रेंचिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। खालों की खुदाई, खालों की खुदाई क्या है भाई? ठीक है, नालों की खुदाई होना चाहिए यहाँ पे। रन ऑफ को नियंत्रित करने की प्रमुख तकनीक क्या है? तो वृक्षारोपण, ठीक है, वृक्षारोपण, ठीक है। मृदा अपरदन से किस प्रकार की क्षति होती है? भूमि की मृदा शक्ति, उर्वर शक्ति घटती है। जल ग्रहण क्षेत्र के निर्धारण का मुख्य कारक क्या होता है? तो मुख्य कारक होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्थलाकृति। मुख्य कारक स्थलाकृति, टोपोग्राफी। अगला है, कंटूर प्लॉगिंग से लाभ होता है, बी ऑप्शन, मृदा अपरदन को रोकने से, ठीक है, सॉइल इरोजन को रोकने से। अगला है,
वाटरशेड प्रबंधन में पहला कदम क्या होता है, तो सबसे पहले हम सर्वे करेंगे ना। अब ऐसे तो होगा नहीं डायरेक्ट हम वाटरशेड के लिए बड़े बड़े तालाब बना देंगे और डैम बना देंगे, चक डैम, कंटूर बॉन्डिंग ये सब कर देंगे, नहीं। सबसे पहले सर्वे करेंगे यहाँ पर करने लायक है कि नहीं है। सर्वे में कई सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। सर्वे करेंगे, इंसान का भी सर्वे करेंगे, भाई इंसान कैसा है, वहाँ पे पैसा वाला है कि कमज़ोर है, उसी हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे ना। तो सर्वेक्षण या सबसे पहले योजना बनाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले सर्वेक्षण। पेड़ काटना भाई, जाके पेड़ ही थोड़ा डायरेक्ट काट देंगे। जल निकासी जाके जल निकास क्यों करेंगे भाई, जल निकास से पहले देखेंगे कितने क्षेत्र में जल निकास है, सर्वे करेंगे ना। कृषि का विस्तार, अरे भाई कहाँ से। वर्षा जल संचयन में सबसे पहले क्या किया जाता है, तो सबसे पहले जल का संग्रहण किया जाता है। सबसे पहले जल का संग्रहण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले वर्षा जल संचयन में मतलब आप वाटर को आप कलेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले संग्रहण करोगे, भरोगे ना। उपचार काहे करोगे भाई, उपचार तो तभी करोगे जब वाटर होगा आपके पास, ट्रीटमेंट तभी कर पाओगे ना उसका। जल उपयोग तो तभी करेंगे जब फाइनली जब भर जाएगा तभी ना। अब ऐसा तो है नहीं बिना हार्वेस्ट करे आप उसका उपयोग कर लगे भाई, ठीक है। जल को फेंकना, अरे भाई हवाबाजी मत करो भाई, पीडीएफ बनाने वाले बहुत हवाबाजी कर देते हैं हमारे। रन ऑफ को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है वृक्षारोपण, एक बार हो चुका है। वाटरशेड प्रबंधन का दीर्घकालीन लाभ है तो पारिस्थितिकी संतुलन, मतलब एक इकोनॉमिक बैलेंस, इकोनॉमिक बता रहा हूँ, इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम बैलेंस बना रहता है, जो पर्यावरण संतुलन बना रहता है, ऐसे भी कह सकते हो। तो काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है वाटरशेड प्रबंधन। भाई आप पानी बचाओगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तो होगी ना, ठीक है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है एज ए स्टूडेंट एग्रीकल्चर के नाते, तो पानी की बचत करें, ठीक है। अभी आप आगे चल के वाटर हार्वेस्टिंग के बड़े बड़े सब्जेक्ट भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ये सब। शुष्क क्षेत्रों में वाटरशेड का विशेष महत्व होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, वहाँ जल की कमी होती है, ठीक है। जल ग्रहण क्षेत्र का आकार प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भूमि की ऊंचाई से। रनाप को किस रूप में माना जाता है, तो घन मीटर। लो कितना शानदार क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन पैट हो जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना क्वेश्चन ही नहीं, पेपर ही नहीं बनेगा। वाटरशेड प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य होता है सतत विकास, सतत विकास, ठीक है। मृदा अपरदन मुख्यतः होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ई ओ बी दोनों, यानी वनों के कटाव और अधिक वर्षा दोनों से मृदा अपरदन होता है। कंटूर बंडिंग का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पानी रोकने हेतु। मित्रों कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसको डिटेल में अगली लेक्चर में बता दिया जाएगा या कमेंट में ही बता देंगे, ठीक है। जल ग्रहण विकास का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय समुदाय, सरकार व एनजीओ से। मृदा अपरदन कम करने के लिए कौन सी फसलें उपयुक्त होती हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, घास व झाड़ियाँ, घास व झाड़ियाँ, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग पिट का कार्य क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जल को रोकना, जल को रोकना। वाटरशेड में मृदा परीक्षण क्यों आवश्यक है, हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, उसकी उर्वरता का आकलन करने के लिए मृदा परीक्षण बहुत जरूरी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोक बढ़ाता है, भाई भारी वर्षा और नंगी जमीन, मतलब ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है, नंगी जमीन पड़ी हुई है, चरागाह वाली जमीन कह सकते हो, ठीक है। वाटरशेड का आर्थिक महत्व क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, आय में वृद्धि, ठीक है। किस विधि से वर्षा जल को पुनर्भरण हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जल प्रवेश कुएं यानी रिचार्ज वेल्स। वाटरशेड प्रबंधन में जीआईएस तकनीक का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, मानचित्रण में। अगला है जल ग्रहण क्षेत्र विकास में सबसे पहली आवश्यकता होती है बी ऑप्शन, जन जागरूकता। किस स्तर पर जन भागीदारी सर्वाधिक प्रभावी होती है, तो डी नंबर ऑप्शन, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, तीनों में। जन सहभागिता का लाभ क्या है भाई, जन सहभागिता, जन यानी लोगों की सहभागिता, तो कम लागत, भाई काफ़ी लोग काम करेंगे मिलकर सहभागिता दिखाएंगे तो लागत भी कम होगी और अधिक स्थायित्व भी होगा, मतलब कोई इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। एक ही जगह पे काम करेंगे, कोई भागा भागा नहीं घूमेगा, तो कम लागत और अधिक स्थायित्व, स्टेबिलिटी, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी तकनीक जन भागीदारी बढ़ाने हेतु उपयोगी नहीं है, तो गुप्त मीटिंग। भाई गुप्त मीटिंग से क्या होगा, गुप्त ही बातें होंगी, बाकी पीआरए बिल्कुल, पार्टिसिपेटरी अप्राइजल होगा, फोकस ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल, सोशल मैपिंग, ये सब हो जाएंगे भाई, ये तो समाज से ही जुड़े हैं, नामों से ही क्लियर है। जल ग्रहण क्षेत्र में सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर बी, जो विवाद का समाधान करेंगे, सहभागिता बढ़ाएंगे, ठीक है। वाटरशेड कमेटी बनती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ग्राम स्तर पर बनती है, ग्राम स्तर पर, ना कि जिला स्तर पर।
जल ग्रहण क्षेत्र में कौन सी वनस्पति लगाने से भूक्षरण रुकता है? तो नीम बबूल लगा दो। अगला है वाटरशेड में वनों का क्या महत्व है? तो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, वनों का महत्व भूमिक्षरण रोकते हैं, जलवायु को संतुलित करते हैं, जल संरक्षण में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। वर्षा जल संचयन की सरल तकनीक है, तो छत जल संचयन मतलब छत पे क्या करते हैं हम वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, सॉरी हार्वेस्ट कहाँ करते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में किसके माध्यम से महिला भागीदारी सुनिश्चित की जाती है? तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भूमिका निभाती हैं महिलाएं हमारे यहाँ, ठीक है। राजस्थान में देख लो जाके, छत्तीसगढ़ में देख लो जाके, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वाटर में बहुत आगे हैं भाई, ठीक है। और आप जितनी भी लड़कियां हैं अगर वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ एग्रीकल्चर में अगर आप हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा करके दिखाओ जो आपका समाज नाम ले, किसी भी क्षेत्र में नाम करो। जैसे पराली जलाने के लिए आजकल पराली जलाई जाती है, जैसे कि मान के चलो, देखो एग्रीकल्चर से आप अगर कर रहे हो ना तो मित्रों कुछ ऐसा करो, इनोवेटिव करो। बीएससी, एमएससी, पीएचडी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना, कुछ अलग हट के करो। कैसे अलग हट के? भाई आपके क्षेत्र में ग्रीन हाउस नहीं होगा अभी। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है? जैसे बेमौसमी फसलें तैयार की जाती हैं, जैसे मान लो कि अभी ठंड के सीजन में खीरा नहीं होते हैं, ककड़ी नहीं होते, तरबूज नहीं, खरबूज नहीं, तो करो ग्रीन हाउस में, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो उस टाइम मूल्य भी बहुत अच्छे मिलेंगे ना, तो करिए इसको। गांव में मतलब इस प्रथा को डालिएगा, ठीक है, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। तो ये नई नई टेक्निक लाइएगा तो आपका क्षेत्र भी नाम रोशन, मतलब क्षेत्र में भी नाम रोशन होगा कि हाँ फलाना व्यक्ति इस चीज़ में अग्रणी भूमिका निभाया। और गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है, गवर्नमेंट सब्सिडी अलग दे रही है, अच्छे से लोन भी मिल जाता है। बस शुरू करो आप, केवल हौसला होना चाहिए मित्रों। आप लोग जाके देख लो राजस्थान में कितने अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। पंजाब के किसान को देख लो, पैसा तभी है मित्रों, ठीक है। तो कुछ नया करके दिखाओ ना, बाकी एक से एक अच्छी नौकरी भी फैल हो जाती है इसके सामने। तो थोड़ा ही करके दिखाओ। जैसे पराली जलाई जाती है, जैसे हम लोग गेहूँ काटते हैं, गेहूँ जो काटा जाता है उसके बाद में जो पराली बच जाती है, जिसको कुछ लोग भूसे में भी नहीं कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट उसको जला देते हैं। जलाने से क्या होता है कि धुआं निकलता है, धुआं में मोनोऑक्साइड जैसी कई सारी गैसें होती हैं जो हमारे फेफड़ों में कैंसर तक बना देती हैं, ठीक है। जो हमारे क्षेत्रीय स्तर पर भी परेशानी होती है। दूसरी बात, जो हरियाणा है, दिल्ली है, वहाँ तक पॉल्यूशन फैल जाता है, जिससे क्या होता है कि सिर्फ हमारा ही क्षेत्र नहीं प्रदूषित होता है, बल्कि हम दूसरे क्षेत्र को, राजधानी तक हम पहुँच जाते हैं, वहाँ प्रदूषण भी फैला देते हैं, ठीक है। तो पराली के लिए हालांकि एक दो कैप्सूल कुछ लोगों ने तैयार किए थे, कुछ एग्रीकल्चर के ही स्टूडेंट थे, प्रोफेसर लोग थे, स्टूडेंट क्या वो भी स्टूडेंट ही रहे होंगे कभी ना कभी, आप ही की तरह, हम लोगों की तरह ही। तो प्रोफेसर ही थे, तो एक कैप्सूल बनाए थे जिससे कि क्या होगा कि पराली से मतलब पराली को गला देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों पे थोड़ा कोई नई टेक्निक लाओ, कुछ ऐसा शुरू करो, ठीक है, जो कि नेशनलिटी पे भी काम आता है अपना, ठीक है। अगला है सबसे प्रभावी सूक्ष्म योजना कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जनता के साथ मिलकर बनाना, मतलब जनता के साथ तो सहभागिता दिखाना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा विकेंद्रीकृत योजना होनी चाहिए। वाटरशेड में कौन सा आर्थिक लाभ नहीं मिलता है? तो पानी की बर्बादी कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला है ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जाता है तो योजना बनाने में, स्वच्छता बनाए रखने में, जल संरक्षण कार्यों में, तो डी नंबर ऑप्शन सभी में। किस योजना में वाटरशेड विकास प्रमुख घटक रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनरेगा में। भाई मनरेगा में क्या होता है? मनरेगा क्या होता है? मनरेगा क्या होता है? मनरेगा बताओ भाई, आप लोग एग्रीकल्चर से हो, मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। तो 100 दिन का इसमें रोजगार मिलता है। देखो गांव में 365 दिन तो कोई खेती करेगा नहीं, ठीक है, तो 100 दिन का इसमें काम मिल जाता है महिलाओं को, बच्चों को, मैं सॉरी बच्चों को बता रहा हूँ, महिलाओं को, पुरुषों दोनों को, ठीक है। तो इसमें लेकिन आजकल लीकेज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि अब तो सीधे अकाउंट में पैसा आता है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र खातों में, लेकिन आजकल प्रधान क्या करते हैं कि भाई वो पैसे निकलवा लेते हैं कि भाई पैसे अगर आपके 400 रुपये आए हैं, जाओ भैया 400 में 200 हमारे पहले से दे दो, वरना नहीं दोगे तो आपका नाम लिस्ट से काट देंगे। तो वो लिस्ट के डर से पहले पैसा दे देते हैं। तो आजकल भ्रष्टाचारी भी बहुत चरम पे है ना। तो मनरेगा हमारे हिसाब से तो सफल देखा जाए तो आज के भ्रष्टाचार, लीकेज, लाल फीताशाही के दौर में देखा जाए तो फिर इतना सफल नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और मनरेगा हमेशा न्यूज़ में रहता है। कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में मनरेगा कब शुरू हुआ था? बताओ, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ। अगला है, आखिरी क्वेश्चन है, अधिकतम जल संचयन क्षमता किस संरचना की होती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झील। तो मित्रों ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तीसरा हो चुका, चौथा वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते रहिएगा, ताकि आपको वहाँ पे सेमेस्टर से संबंधित सारी अपडेट्स और आपको जो वीडियो जो पढ़ जाते हैं सारे वीडियो कंटिन्यू वहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जुड़ पाते हो चैनल में विजिट करके
क्योंकि चैनल में वीडियो इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो हालांकि हम लोग उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर रहे हैं। कई ऐसे वीडियो होंगे जो थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मतलब जो फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी होगी तो उसमें नहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इधर उधर हो जाते हैं, तो टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहाँ पे आपको क्रम वाइज दिए जाते हैं, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन आपका जो चल रहा था वाटरशेड मैनेजमेंट छठे सेमेस्टर का वीडियो कंटिन्यू चल रहा था, उसी के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपका चौथा वीडियो लेक्चर है। और इसमें हम 71 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कल मैंने 70 क्वेश्चन कर लिए थे एक वीडियो में, और आपका सिलेबस बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। एक सेकेंड। वाटरशेड योजना के तहत बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तीनों बनाए जाते हैं। थोड़ा जल्दी करेंगे। वाटरशेड कार्यक्रम का स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्थानीय भागीदारी पर। देखो स्थानीय लोग कैसे भागीदारी करते हैं, ठीक है भाई। कोई भी योजना होगी, अगर स्थानीय भागीदारी नहीं निभाएंगे लोग, बहुत ज़रूरी हो जाती है स्थानीय भागीदारी। स्थानीय का मतलब क्या हो जाता है? गाँव घर के लोग। इसके अलावा और भी होता है, जैसे ट्रेन में एक्सीडेंट होते हैं, तो एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ जाके आप टॉप पोस्ट पे बैठने वाले से पूछोगे तो क्या बताएगा? भाई वो तो अड्ड बना के बैठा हुआ है, उसे क्या मतलब है भाई, उसको तो पैसा जा ही रहा है अकाउंट में। बल्कि जो रेहड़ी पटरी पे वहाँ पे काम करते हैं, पटरी पे बोल्ट कसते हैं ना, उनसे पूछो, उसकी हालात उनको पता होता है। वो असली इंजीनियर मित्रों वही होते हैं, असली इंजीनियर वही होते हैं। जैसे अभी कश्मीर अटैक हुआ था, तो एक हमारा कश्मीरी भाई था, उसने किस तरीके से लोगों की जान बचाई थी, और खुद गोली मार के शहीद हो गया, ठीक है। मतलब गोली मार के नहीं, गोली मार दी थी आतंकवादियों ने। उसने पिस्तौल छीनने की कोशिश की थी। ये होता है मित्रों भागीदारी का मतलब। इसको कहते हैं असली भागीदारी, जहाँ पे मौत नहीं देखी जाती है, ठीक है। तो अब आप उससे मत पूछो। गांव में अगर पुलिस आती है ना, तो गांव वालों की बात कम मानती है, ठीक है। बस पैसों की बात मानती है। अगर आप पैसे दे दोगे, पैसों की मानेगी, ठीक है। तो गांव वालों की अहमियत बहुत होती है, चाहे कहीं भी हो, लोकल स्तर पर, ठीक है। तो नॉलेज ही होता है, ठीक है। उसका जो डीप नॉलेज है उसको हमें संरक्षित करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। आज जो वृद्ध लोग हैं काफ़ी मेरे बातें बताते हैं, लेकिन आज हम आधुनिक जीवन शैली में, पश्चिमी जीवन शैली में जी रहे हैं। तो हो सकता है हमारी बातें उनको ख़राब लगती हैं, लेकिन उनकी हर बात में कोई ना कोई ट्विस्ट होता है। हम भले ही कितने पढ़े लिखे हो जाएं, अगर वो कोई मान्यता मान लें घर में, मान लिया उन्होंने बताया कि भाई बेटा बृहस्पतिवार को नाखून मत काटो, बृहस्पतिवार को कटिंग मत काटो, तो आप तो उसका विरोध मत करो। हो सकता है आप लोग पढ़े लिखे हो, हम भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। हम भी पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। हो सकता है वो ना हो, तो विरोध नहीं करने, थोड़ा बात मान लें। बहुत ज़रूरी हो जाए तो कटा लें, मतलब बहस ना करें, ठीक है। हो सकता है आप लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, मतलब तार्किक हो गए हो, पढ़े लिखे तो हो गई है, वरना वीडियो नहीं देखते होगे, ठीक है। तो स्थानीय भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ में। कौन सी प्रक्रिया समाज में विश्वास पैदा करती है? ऑप्शन हो जाएगा ए, पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी, मतलब हर एक चीज़ क्लियर दिख रहा हो कहाँ क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है, दिखना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब जैसे कि एक होता है ट्रांसपेरेंट से ही पारदर्शी बना है, मतलब ट्रांसपेरेंसी बना हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे कि शीशा होता है, शीशा का आर पार नहीं देख सकते हो ना, पीछे उसमें कौन सी लेयर लगी होती है, पीछे लेयर लगी होती है ना, तो आर पार नहीं देख सकते हो ना। और अगर आप और भी कोई चीज़ जैसे लाते हो, मतलब कई सारी चीज़ें आर पार देखा जा सकता है, बहुत ही अपारदर्शी, ठीक है। तो पारदर्शिता साफ साफ सबको दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्री ज्ञानपीठ है, सब कुछ आपको पारदर्शी तरीके से दिखाता है कि कौन सा सिलेबस है, क्या क्या हम ध्यान रखते हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर ध्यान रखते हैं, हम यूनिवर्सिटी के पैटर्न को ध्यान में रखते हैं, हम जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं पे ध्यान रखते हैं, हम फालतू का इधर उधर का नहीं पढ़ाते हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी, हम पारदर्शिता दिखाते हैं, सभी को दिखाते हैं, कुछ छुपाते नहीं है मित्रों। जैसा हम बोलते हैं वैसा सामने दिखाते हैं, कोई ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं, बस आराम से जैसे हमारे भाई सारे भाई बोलते हैं उसी तरीके से मैं भी कंटिन्यू बोलता हूँ, ठीक है। कोई अड्ड दिखा के नहीं, तो मतलब समझते हो ना। तो यही पारदर्शिता है भाई, पारदर्शिता बनाए रखो। एग्जाम में आजकल पारदर्शिता की धज्जियाँ उड़ा देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा नकल होती है, तो भाड़ में जाए पारदर्शिता, ठीक है। अच्छा, आजकल इतनी ज़्यादा पारदर्शी सरकार भी बन रही है, लेकिन पेपर तब भी लीक हो जाते हैं, ठीक है। तो पारदर्शिता ऐसी है। जल ग्रहण क्षेत्र में पशुधन विकास हेतु उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चारा विकास। एक दिन लाइव चर्चा करते हैं मित्रों एग्रीकल्चर को लेके बहुत अच्छी तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे आने वाले दिन में बहुत अच्छी जानकारी मिलेंगी। इस चैनल पे वही जानकारी मिलेंगी जो अन्य चैनल पे या और कई सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे बीएससी के बाद एमएससी करें, क्या करें, पीएचडी तक पहुँचें, क्या करें, कौन सा कॉलेज ज्वाइन करें, प्राइवेट, सरकारी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये जैसे 10 साल का एक्सपीरियंस आपको केवल 1 ही 2 दिन में मिल जाएगा, एक ही वीडियो में मिल जाएगा, जो रियल है, जो आप 10 साल में नहीं सीख सकते 2 दिन में सिखा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वरना कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, दूसरों के बहकावे में आके आगे भविष्य में गलत फैसला ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हम करने नहीं देंगे, ठीक है। हालांकि आप लोग अगर बात मानेंगे, लेकिन सुनो सबकी, करो मन की भाई, ठीक है। ग्रामीण जल स्रोतों का सुधार कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल स्रोतों संरक्षण द्वारा, जल स्रोत संरक्षण द्वारा।
नाबार्ड का संबंध है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ग्रामीण विकास एवं जल संरक्षण है। वाटरशेड कार्यक्रम के अंतर्गत सूक्ष्म जलवायु में क्या परिवर्तन आता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वर्षा गायब हो जाती है, सॉरी आर्द्रता में वृद्धि हो जाती है, आर्द्रता में वृद्धि, बी हो जाएगा। समुदाय आधारित संगठन का कार्य क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, समुदाय की भागीदारी में, समुदाय की योजना में भागीदारी। समन्वित जलग्रहण विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ग्रामीण विकास। शून्य ऊर्जा समाधान किससे जुड़ा हुआ है, तो सौर ऊर्जा से, मतलब शून्य ऊर्जा समाधान सौर ऊर्जा से, ठीक है। कुछ लोग जैविक खेती लगा देंगे, भाई जैविक खेती से क्या ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा तो सौर से मिलती है, तो जाहिर सी बात है और कुछ आपको लगाना नहीं है, ठीक है। शून्य ऊर्जा से संबंध है तो विद्युत लाइन कहाँ से आएगी भाई, ठीक है। अगला है, किस तकनीक में पानी भूमिगत स्तर में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परकोलेशन टैंक। परकोलेशन में क्या होता है, पानी भूमिगत स्तर में जाता है, मतलब मृदा के नीचे, ठीक है। अगला है 82, जन सहभागिता बढ़ाने हेतु सबसे कारगर माध्यम है, तो ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा बुलाओ भाई, ग्राम सभा में आप लोग आज भी देखते हो कि कितनी ज़्यादा सहभागिता होती है, ठीक है। अगला है, परंपरागत जल संग्रहण प्रणाली कौन सी है, तो बावड़ी। आजकल बावड़ी कुछ जगह पर राजस्थान जैसे इलाकों में चलता है, आजकल हर जगह हैंडपंप हो चुके हैं, मोटर हो चुकी है, सबमर्सिबल हो चुकी है, लेकिन परंपरागत बावड़ी है। खेत की मेड़बंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, डी ऑप्शन, भूमि सीमांकन करना, ठीक है, भूमि रिचार्ज करना। लेकिन गांव में लोग मेड़ बहुत काटते हैं आजकल ना, तो एक दो ऐसे होंगे चाचा दउआ जो काटते जरूर हैं भाई, उनका वहीं से खर्चा पानी चलता है, ठीक है। अगला है, वर्मी कंपोस्टिंग का लाभ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी उर्वरता बढ़ाना। अगला है, जल ग्रहण प्रबंधन में मुख्य प्राथमिकता होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल स्रोतों का संरक्षण। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण। सबसे उपयुक्त स्लोगन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल है तो कल है। भाई जल से संबंधित है, वाटरशेड से। प्लानिंग से पहले जरूरी प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए, बेसलाइन सर्वेक्षण बता चुका हूँ, जहन में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। जल ग्रहण प्रबंधन की मुख्य सफलता है, ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर गाँव। वनीकरण से क्या लाभ है बताओ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल संरक्षण, जैव विविधता, मिट्टी संरक्षण, तीनों। अगला है, भूजल स्तर में सहायक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिचार्ज पिट, ठीक है। जैसे रिचार्ज कराते हैं मोबाइल में, वैसे भूमि का भी रिचार्ज करना होता है, वरना जल नहीं मिलेगा। सामुदायिक भागीदारी सी योजना दीर्घकालीन सफल होती है, ठीक है। ग्रामीण युवा कैसे जुड़ सकते हैं, तो प्रशिक्षण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशिक्षण से। जल ग्रहण प्रबंधन किस पर आधारित है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से, ठीक है। अगला है, वाटरशेड क्षेत्र निर्धारण का आधार कैसा होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, जलवाहु की दिशा में होना चाहिए। किस विभाग की भूमिका होती है बताओ, डी, उपरोक्त सभी, ग्रामीण, वन, कृषि, तीनों। वाटरशेड में तीनों विभाग की भूमिका होती है, लेकिन ग्रामीण विभाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन आपको ग्रामीण विभाग दिखे वही लगाना। जल ग्रहण योजना में निगरानी की जिम्मेदारी सभी की होती है, समिति की भी होती है, कोई भी कमेटी हो सकती है, कोई भी एनजीओ हो सकता है, कोई भी सरकारी एजेंसी हो सकती है, ठीक है। कैच द रेन अभियान संबंधित है, तो ऑप्शन ए, वर्षा जल संचयन से। कोई बताएगा कैच द रेन अभियान कब शुरू हुआ था, बताओ कमेंट बॉक्स में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगला है, वाटरशेड कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य सतत विकास। अंतिम उद्देश्य सतत विकास, सतत मतलब आज का भी ध्यान रखना, आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखना, ताकि सारा पानी हम ही ना खर्च करें, बल्कि हमारे आने वाले बच्चे, पीढ़ी, वो भी पानी का यूज़ कर पाएँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, 100 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, और इसी के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा मित्रों, ताकि हौसला बुलंद रहे। थोड़े आज क्वेश्चन कम हो पाएँ, लेकिन कोई नहीं, अपना ख्याल रखना, सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन सिलेबस का छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो कितना भी तगड़ा बना ले, लेकिन एग्री ज्ञानपीठ झुकेगा नहीं, ठीक है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और वाटरशेड मैनेजमेंट छठे सेमेस्टर को लेके आपका काफ़ी सिलेबस हो चुका था, और इस लेक्चर में आपके और भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो लगभग मैंने कितने क्वेश्चन, तो मान के चलो सिलेबस बताता हूँ तो 70% सिलेबस हो चुका था। अंत में मास्टर वीडियो आएगा, 1 घंटे का होगा या 40 मिनट का होगा, उसमें सारा सब कुछ हो जाएगा। लगभग उसमें हम 1000 क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे। तो कहाँ से इतने क्वेश्चन कर पाओगे भाई तो सारे क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन मास्टर वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे उनको छोड़ना मत। वाटरशेड प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोगों की भागीदारी, पार्टिसिपेट लोगों का बहुत जरूरी होता है। वाटरशेड प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सतत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग।
वाटर सेट प्रबंधन की योजना बनाते समय कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सर्वेक्षण और अध्ययन। अगला है वाटर सेट प्रबंधन में प्रबंधन योजना का उद्देश्य क्या होता है? हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, संसाधनों का संरक्षण और विकास। वाटर सेट प्रबंधन में नीति निर्धारण का आधार क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, वैज्ञानिक तथ्यों और स्थानीय आवश्यकताओं। अगला है वाटर सेट प्रबंधन योजना में प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, भूक्षरण नियंत्रण। वाटर सेट प्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? हो जाएगा ऑप्शन ए, धन की कमी। निम्न में से कौन सा वाटर सेट प्रबंधन की समस्या नहीं है? हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जल संरक्षण के लिए उचित तकनीक। वाटर सेट प्रबंधन में नीति लागू करने के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सरकार एवं स्थानीय समुदायों दोनों। वाटर सेट प्रबंधन की योजना में कौन सी विधि अधिक प्रभावी होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बॉटम अप अप्रोच। वाटर सेट योजना में निगरानी का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तीनों। ये तो बता ही चुका हूँ, लेकिन ध्यान रखना। वाटर सेट प्रबंधन की सफलता का सबसे बड़ा संकेत क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भूमि और जल संरक्षण में सुधार। अगला है वाटर सेट प्रबंधन में इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल, भूमि, वन, कृषि का समन्वित प्रबंधन। देखो वाटर सेट प्रबंधन योजना में बेसलाइन सर्वे क्यों आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षेत्र की मौजूदा स्थिति जानने के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, किस समस्या के कारण वाटर सेट क्षेत्र में जल की कमी होती है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की कमी। अगला है वाटर सेट प्रबंधन में कौन सी समस्या जल स्रोतों को प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रदूषण। ठीक है, वाटर सेट प्रबंधन नीति में सतत विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतत विकास का होता है संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। ठीक है, अगला है वाटर सेट मैनेजमेंट के लिए किस स्तर पर योजना बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर। वाटर सेट प्रबंधन में नीति के निर्माण के दौरान किनको शामिल किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकारी और स्थानीय लोगों को। अगला है वाटर सेट प्रबंधन योजना में भूमि उपयोग की योजना बनाना क्यों जरूरी होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भूमि के शहरी और टिकाऊ उपयोग के लिए। मित्रों, वाटर सेट प्रबंधन की योजना में माइक्रो वाटर सेट का अर्थ क्या होता है, महत्व क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, छोटे क्षेत्र में प्रभावी प्रबंधन के लिए। अगला है वाटर सेट प्रबंधन में सबसे अधिक बाधा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तकनीक ज्ञान की कमी होती है। अगला है वाटर सेट नीति में पार्टिसिपेटरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्थानीय लोगों की भागीदारी। वाटर सेट प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? मित्रों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि का संरक्षण करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, उसीलिए यह सारा रायता फैलाया जाता है। वाटर सेट नीति के अंतर्गत किससे जल संरक्षण होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झीलों का संरक्षण करना। अगला है वाटर सेट प्रबंधन में सबसे आम समस्या क्या है? तो भूमिचरण, सबसे आम समस्या। भाई वाटर सेट में भूमिचरण के लिए कई सारे कार्यक्रम गवर्नमेंट लाती है, तो सबसे आम समस्या ये हो जाती है भाई भूमिचरण तो हो गई होगा, वाटर सेट करोगे अगर। जल की कमी का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खराब वर्षा पैटर्न होगा तो जल की कमी हो जाएगी। वाटर सेट प्रबंधन में ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? तो ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमिचरण बढ़ता। देखो ओवर ग्रेज, ठीक है, इंग्लिश से समझ आता है कि भूमिचरण बढ़ेगा। अगला है वाटर सेट प्रबंधन की समस्या किस वजह से बढ़ती है? जन सहभागिता की कमी से। भाई जन सहभागिता वाटर सेट में बहुत जरूरी है मित्रों, कई बार आपने देखा होगा, कई क्वेश्चन करा दिए। भूमि की नीलामी किस समस्या को बढ़ाती है? भाई भूमि की नीलामी वाटर सेट से जुड़ा हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, भूमि की नीलामी किस समस्या को बढ़ाती है? तो भूमिचरण। तो भूमिचरण जहाँ ऑप्शन दिखे, संरक्षण चरण दोनों ऑप्शन में कोई भी दिखे जरूर लगाना। ठीक है, यही सिलेबस को घुमा फिरा देते हैं। ठीक है, और इन्हीं पे क्वेश्चन डिपेंड होंगे। ठीक है, जल प्रदूषण वाटर सेट पर क्या प्रभाव डालता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जल की गुणवत्ता गिरती है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? जल प्रदूषण वाटर सेट पर क्या प्रभाव डालता है? तो जल की गुणवत्ता गिरती है। जल स्रोतों के दोहन से क्या समस्या होती है? जल स्रोत का अगर दोहन आप करोगे तो उससे भूजल स्तर काफ़ी गिर जाएगा। ठीक है भाई, आजकल देख लो पंजाब में कितना लोगों ने दोहन किया है, आज वाटर लेवल ढूंढने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगला है वाटर सेट प्रबंधन में सबसे आम समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, भूमिचरण। ठीक है, जल की कमी का मुख्य कारण क्या है? जल की कमी का मुख्य कारण है खराब वर्षा पैटर्न, हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला है 28 नंबर, वाटर सेट प्रबंधन में ओवर ग्रेजिंग से भूमिचरण बढ़ता है। सही है। वाटर सेट प्रबंधन की समस्या किस वजह से बढ़ती है? तो जन सहभागिता की कमी से ही हो चुका है। ये भी हो चुका है। जल स्रोतों के दोहन से क्या समस्या होती है? तो जल स्रोत का जब दोहन करोगे तब क्या होगा? भूजल स्तर गिरेगा। ठीक है, अगला है वाटर सेट प्रबंधन में जल संरक्षण की समस्या मुख्यतः क्यों होती है? तो जन सहभागिता की कमी।
भूमि क्षरण रोकने के लिए सबसे प्रभावी भाई एक ही चीज़ है, वृक्षारोपण कर दो। बजट कितना भी इसमें दिया है, अधिक बजट, कुछ लोग अधिक बजट भी समझ रहे हो भाई, बजट कितना भी ला दो, ठीक है, बजट को ढंग से लगाओगे कहाँ, तो वृक्षारोपण में ही लगाओगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बजट ही डायरेक्ट लगा दोगे कि भैया बजट ये सब पार्ट सेट कर लेंगे, ठीक है, भूमि क्षरण को रोक देंगे, ठीक है। बजट मतलब पैसा। अगला, वाटरशेड में जल संरक्षण के लिए कौन सा प्राकृतिक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तालाब और पोखर। अगला, वाटरशेड प्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जन सहभागिता की कमी। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन की योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी पहलू। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन की सबसे बड़ी बाधा क्या है? हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, वित्तीय संसाधनों की कमी, ठीक है। अगला, वाटरशेड प्रबंधन में पार्टिसिपेटरी अप्रोच का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्थानीय लोगों की भागीदारी, स्थानीय लोगों की भागीदारी। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन की योजना में इंटीग्रेटेड अप्रोच क्यों जरूरी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भूमि, जल, वन, कृषि का समन्वित प्रबंधन के लिए। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन में बेस लाइन सर्वे का क्या महत्व होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को जानना, ठीक है। अगला है, जल संरक्षण के लिए कौन सी तकनीक वाटरशेड में उपयुक्त होती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन में किसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्थानीय जनता का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, स्थानीय जनता का। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन में जल संरक्षण के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? ऑप्शन हो जाएगा बी, तालाबों का निर्माण और पुनरुद्धार, ठीक है। अगला है 45, वाटरशेड प्रबंधन में नीति निर्धारण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। अगला है, वाटरशेड में भूमि उपयोग योजना बनाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमि के टिकाऊ और सही उपयोग को सुनिश्चित करना, ठीक है। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन की योजना में कौन सी विधि प्रभावी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। जल संरक्षण के लिए किस प्रकार की वनस्पति बेहतर होती है? बी नंबर ऑप्शन, गहरे जड़ वाले पौधे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन की नीति में सतत विकास का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संसाधनों का संरक्षण करते हुए उनका उपयोग करना। वाटरशेड प्रबंधन के दौरान भूमि के दोहन को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन संरक्षण और वृक्षारोपण। अगला है, अपशिष्ट भूमि यानी बेस्ट लैंड की परिभाषा क्या है? जो बेस्ट लैंड होती है उसका वह भूमि जो किसी कारण से उपयोग में नहीं आ पाती या उपजाऊ नहीं हो पाती है, ठीक है। किसे डिग्रेडेड लैंड कहा जाता है? जो मानव गतिविधि या प्राकृतिक कारणों से नष्ट मतलब अपवित्र हो गई हो, ठीक है, डिग्रेडेड बोला जाता है उसको, ठीक है। अपशिष्ट भूमि के प्रकारों में से कौन सा मुख्य प्रकार है? तो अपशिष्ट में सबसे मुख्य प्रकार है मरुस्थलीय भूमि, ठीक है। अगला है, डिग्रेडेड लैंड को सुधारने के लिए मुख्य उपाय क्या है? तो पेड़ पौधों का रोपण कर दो भाई, पेड़ पौधों का रोपण कर दो भाई। अगला है, अपशिष्ट भूमि प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि को पुनर्जीवित करना और उपयोगी बनाना, ठीक है। अगला है, डिग्रेडेड लैंड में किस प्रकार की समस्या अधिक होती है? तो सबसे समस्या होती है जल की कमी। अगला है, अपशिष्ट भूमि के प्रबंधन में सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वेक्षण और भूमि का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला है, अपशिष्ट भूमि प्रबंधन में रेगिस्तानी भूमि किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, डिग्रेडेड भूमि, ठीक है भाई। रेगिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड भूमि है ये। अपशिष्ट भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए मुख्य क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया जाता है मित्रों। अगला है, डिग्रेडेड भूमि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि और चारागाह के लिए। अगला है, अपशिष्ट भूमि प्रबंधन में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, टेरेसिंग और वृक्षारोपण का किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 62, अपशिष्ट भूमि प्रबंधन का सामाजिक पक्ष क्या है? हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, स्थानीय लोगों को रोजगार देना और जीवन स्तर को सुधार करना। अगला है, अपशिष्ट भूमि प्रबंधन में जैविक तकनीक का महत्व क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी उर्वरता को बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना जैविक तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला है, भूमि क्षरण मतलब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडिएशन से क्वेश्चन आपके शुरू हो गए मित्रों, ध्यान देना। सिलेबस का अंत तक की लाइन तक पहुंच चुका है। भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, कटाव, अधिक चराई, अवैध खनन, जल प्रदूषण, ये सब कारक हैं, ठीक है। पेड़ लगाना, वर्षा जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण, ये कोई थोड़े ना हुए, तो पॉजिटिव इनसे भला ही होता है। कौन सा मानव क्रियाकलाप भूमि क्षरण में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अधिक चराई यानी ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब अधिक चराई। भूमि क्षरण में वाटर इरोजन का क्या योगदान है? बताओ भाई, वाटर इरोजन से क्या होगा? मिट्टी के कटाव में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, काफ़ी नुकसान होता है। बाइंड इरोजन यानी जो वायु क्षरण होता है, किस प्रकार की भूमि क्षरण का कारण बनता है? तो किस प्रकार की? ऑप्शन नंबर ए भाई, रेतीली भूमि होगी, महीन महीन कण होंगे, ठीक है। शुष्क क्षेत्र होगा, हवा चलेगी, मिट्टी में उड़ जाएंगे, ठीक है। रेतीली और शुष्क क्षेत्र में मिट्टी उड़ाना। अगला है,
अवशिष्ट भूमि बनने में जल प्रदूषण का क्या योगदान है? तो ऑप्शन ए, जल स्रोतों को दूषित होना जिससे भूमि उर्वरता कम हो जाती है मित्रों। अगला है, कौन सी प्राकृतिक घटना भूमि क्षरण को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए हो जाएगा अत्यधिक वर्षा और बाढ़। अगला है, डिफॉरेस्टेशन भूमि क्षरण में कैसे योगदान देता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मिट्टी कटाव को तेज करता है और भूमि की उर्वरता को कम करता है साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट भूमि बनने का कारण सेलिनाइजेशन है या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिट्टी में लवणों के अधिक जमा होना। ठीक है, अगला है, भूमि क्षरण के लिए कौन सा मानवीकरण सबसे अधिक जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनियोजित कृषि विस्तार। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, भूमि क्षरण में सॉइल कॉम्पैक्शन का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होना। अगला है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन और बेस्टलैंड से क्वेश्चन हो जाएंगे। आपका सिलेबस क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड बेस्टलैंड। तो जल स्रोत जल कटाव की मुख्य विशेषता क्या है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिट्टी की ऊपरी सतह का बह जाना और नालों का बनना। ठीक है, अगला है 12 नंबर, बाइंड इरोजन के कारण भूमि में क्या परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा मिट्टी की जड़, मिट्टी का उड़ जाना या उड़ जाना, भूमि पर रेतीलेपन का बढ़ना। ठीक है, अगला है, अपशिष्ट भूमि की कौन सी प्रकारें प्रमुख हैं? तो क्षारीय भी अपशिष्ट, लवणीय भी, कटावग्रस्त भी, कठोर भी और दलदली भी, ये सब अपशिष्ट की श्रेणी में आती हैं। ध्यान रखना मित्रों, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछ देगा, इतने बड़े क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, अगला है, क्षारीय भूमि की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए मिट्टी में सोडियम का अधिक होना और उच्च पीएच होना, ये क्षारीय भूमि की मुख्य पहचान है। लवणीय भूमि में किसकी अधिकता होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है। अगला है, कटावग्रस्त भूमि की पहचान कैसे होती है? ऑप्शन नंबर ए भूमि पर गड्ढे, नाले और दरारें होना। अगला है, कठोर भूमि की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा कठोर, मतलब ऑप्शन नंबर ए देख लेना। अगला है, दलदली भूमि में क्या समस्या होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल निकासी की कमी से भूमि का जल भराव। अगला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में डिग्रेड भूमि का प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा अधिक कटाव, जल निकासी की समस्या और लवणीयता। अगला है, उत्तर प्रदेश में किन क्षेत्र में अपशिष्ट भूमि अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रेतीली क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रों। ये क्वेश्चन पीसीएस पूछ देता है, लेकिन ये आपका वेटलैंड मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, देखता हूँ कि आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है धीरे धीरे, कोई नहीं, देखता हूँ। तो इतना हो चुका है, बाकी कल से शुरू करता हूँ मैं। प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेड लैंड एंड उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या है, मतलब क्या है मुख्य समस्या, क्योंकि हम यूपी का पेपर दे रहे हैं भाई, यूपी। ठीक है, एक सेकेंड देख लेता हूँ थोड़ा और, फिर अंत में वो कवर कर दूंगा। उत्तर प्रदेश की अपशिष्ट भूमि के कारण कौन सा पर्यावरण प्रभाव सामने आता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जल स्तर गिरना, कृषि उत्पादन में कमी और भूमि क्षरण। मित्रों यहीं पे रखता हूँ क्योंकि अभी मुझे सेकंड सेमेस्टर का भी और फोर्थ सेमेस्टर का भी अपलोड करना है। ठीक है, तो सभी को साथ लेके चलना है, कोई भी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी के साथ समता समानता के ध्यान में रखना है। ठीक है, और मित्रों सब्सक्राइब करते रहिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि हम लोग बीच में मनोबल डाउन ना कर सकें और कंटिन्यू आपके लिए वीडियो ला सकें। और आगे आने वाले दिन में एग्री ज्ञानपीठ पे बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें आएंगी जो इतनी भीड़ भाड़ डिजिटल दुनिया में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो एग्री ज्ञानपीठ पे मिलेंगी। जिन क्वेश्चन का जवाब आपको कहीं भी नहीं मिलता है, चाहे यूट्यूब पे ढूंढो चाहे आप गूगल पे ढूंढो, नहीं मिलता है, लेकिन एग्री ज्ञानपीठ बताएगा। अगर गूगल यूट्यूब दे देता है लेकिन वो हवाबाजी करते हैं, यहाँ एक्सपीरियंस की बदौलत आपको बताया जाता है कि भाई हमने एमएससी या पीएचडी के दौरान ये झेला, आप इस तरीके से ये चीज़ कर सकते हैं। एमएससी एग्रोनॉमी से करें, हॉर्टिकल्चर से करें, एंटोमोलॉजी से करें, पैथो से करें, किससे करें, हर एक चीज़ का डाउट क्लियरेंस किया जाता है। हम लोग खुद मीट रखते हैं छात्रों के लिए, और भविष्य में काफ़ी अच्छे प्रोग्राम होने वाले हैं मित्रों। और आने वाले जो सेमेस्टर हैं आपके, अगर आप सेकंड में हो तो थर्ड में पहुँचोगे, 4 में हो तो 5 में पहुँचोगे, 6 में हो तो 7 में। तो हालांकि 7 का तो प्रोग्राम ही खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा करेंगे अगले सेमेस्टर में, ताकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी को पढ़ें। और वो थ्योरी सिर्फ आपके सेमेस्टर में ही नहीं, वरन आपके जो आगे आने वाले फ्यूचर के एग्जाम में, चाहे एग्रीकल्चर ऑफिसर का हो, चाहे आपका जीआरएफ का हो, नेट जीआरएफ का हो, सभी में काम आएगा मित्रों। इस तरीके से आपको एक ट्रिक के साथ बता दिया जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड ही बताया जाएगा मित्रों। इधर उधर कोई भी हपाबाजी नहीं की जाएगी। हम लफ्ज़ों के माध्यम से चमत्कार नहीं करते हैं, जिसे लफाजी कहते हैं। केवल हम अभ्यास के माध्यम से और एक्सपीरियंस के आधार पर ही चमत्कार करते हैं, और वही चमत्कार काफ़ी टिकता है। फिर मित्रों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और वेस्टलैंड एंड वाटरशेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट को लेके एग्रीकल्चर छठे सेमेस्टर का वीडियो, ये लास्ट वीडियो है। काफ़ी कुछ हो चुका था पिछले 6 वीडियो लेक्चर में, सारा का सब कुछ हो गया था, शायद ये छठा हो या 7वां हो। ठीक है, और बाकी कुछ रह गया था, ये आपका प्रैक्टिकल इससे मतलब है नहीं है। ठीक है, तो
यहाँ से आपका हो गया था। तो प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन उत्तर प्रदेश ये देखेंगे, और अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रेडेड एंड वेस्टलैंड, मतलब जो भी टाइप होते हैं, कई सारे टाइप होते हैं डिग्रेडेड लैंड के और वेस्टलैंड के, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और अंतिम वीडियो में आपका खल्लास कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखता हूँ कहाँ पर थे हम। हाँ, तो ये हो चुका था। हाँ, 24 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है, डिग्रेडेड भूमि की वजह से जल स्रोतों पर क्या असर पड़ता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल स्रोत, जल स्तर नीचे गिरता है और जल की उपलब्धता कम होती है मित्रों। अगला है, उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण रोकने के लिए कौन सी सरकारी योजना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन हो जाएगा ए, जल जीवन मिशन है और मृदा संरक्षण योजना कई सारी चल रही हैं। अगला है, तो अगला है अप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड से क्वेश्चन जो बनेंगे वो देख लेंगे। ठीक है, कटावग्रस्त भूमि के प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, कंटूर बंडिंग कर लो, चेक डैम बना लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंटूर बंडिंग को, चेक डैम। क्षारीय भूमि के सुधार के लिए तो जिप्सम डाल दो भाई, ऑप्शन नंबर ए। लबड़ी भूमि के सुधार प्रक्रिया में क्या किया जाता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी को धोकर लबड़ हटाना और गहरी बीज सिंचाई। दलदली भूमि के प्रबंधन के लिए क्या उपाय अपनाए जाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, जल निकास सुधारना और भूमि को सूखा बनाए रखना। अगला है, कठोर भूमि की खेती योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, गहरी जुताई और जैविक खाद देना। अगला है, भूमि क्षरण की रोकथाम के लिए किस प्रकार के वन का संरक्षण सबसे प्रभावी माना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, आवरण वन यानी शेल्टर बेल्ट बनाना। कटावग्रस्त भूमि में चेक डैम किस प्रकार काम करता है? तो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जल प्रवाह को धीमा करता है और मिट्टी को रोकता है। अपशिष्ट भूमि की पुनर्वास प्रक्रिया में मृदा सुधार का क्या महत्व है? हो जाएगा ए ऑप्शन, भूमि की उर्वरता और जल धारण क्षमता बढ़ाना मित्रों। अगला है, लबड़ी भूमि में खारापन कैसे कंट्रोल किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन, जल से लबड़ों को धोना। भूमि क्षरण रोकने के लिए कंटूर खेती क्यों उपयोगी है? ए नंबर ऑप्शन, जल बहाव को रोकती है और मिट्टी की रक्षा करती है। मृदा अपरदन का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की कटाव रोकना और बहाव का रोकना। उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण की समस्या से निपटने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ए नंबर ऑप्शन, राष्ट्रीय मृदा संरक्षण कार्यक्रम। जैविक खाद भूमि सुधारने में कैसे मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और जल धारण क्षमता सुधारती है। अगला है, जल संचयन भूमि संरक्षण में क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी को जमीन में रोककर भूमि की नमी बनाए रखना मित्रों। अगला है 40 नंबर, भूमि क्षरण रोकने के लिए पेड़ लगाना किस प्रकार लाभकारी है? ऑप्शन ए हो जाएगा, मिट्टी को बांधता है और जल कटाव को कम करता है साथियों। कटाव रोकने वाले पौधे कौन से होते हैं? ऑप्शन ए, जो जड़ों से मिट्टी को मजबूती देते हैं। भूमि क्षरण में ओवरग्रेजिंग का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता कम होती है और कटाव बढ़ता है। टेरेसिंग किस प्रकार की भूमि संरक्षण तकनीक है? ए ऑप्शन, ढलान वाली भूमि पर सीढ़ी जैसी खेती करना। अपशिष्ट भूमि की पहचान के लिए कौन सा संकेत महत्वपूर्ण है? ए नंबर ऑप्शन, खराब उर्वरता, कटाव के निशान, पेड़ों की कमी। सैलिनाइजेशन भूमि के लिए कैसे हानिकारक होता है? ए नंबर ऑप्शन, मिट्टी में लवड़ों का जमा होना पौधों की वृद्धि को रोकता है। सॉइल इरोजन रोकने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन, वृक्षारोपण करो, कंटूर बंडिंग करो, चेक डैम लगाओ। जिप्सम एप्लीकेशन किस प्रकार की भूमि के लिए उपयोगी है? तो क्षारीय भूमि के लिए जिप्सम का एप्लीकेशन करेंगे यानी डालेंगे। मल्चिंग किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी की नमी बनाए रखना और कटाव रोकने के लिए मल्चिंग का प्रयोग करते हैं साथियों। वाटर हार्वेस्टिंग किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेक डैम बनाना। वाटर हार्वेस्टिंग का उदाहरण है चेक डैम बनाना। कंटूर प्लॉगिंग का लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, पानी के बहाव को धीमा करके मिट्टी के कटाव को रोकना। अगला है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, कंपोस्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। एफॉरेस्टेशन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब वन क्षेत्र का विस्तार करना, एफॉरेस्टेशन करते हैं। लैंड रिक्लेमेशन किस प्रक्रिया को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, अवशिष्ट भूमि को उपयोगी कृषि भूमि बनाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टर्मिनोलॉजी, ये शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। भूमि क्षरण रोकने के लिए ग्रास्ड वाटर बेस का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जल प्रवाह को नियंत्रित करने और कटाव रोकने के लिए। डिजर्टिफिकेशन है, डिफॉरेस्टेशन नहीं है, डिजर्टिफिकेशन किस प्रकार की भूमि समस्या यानी मरुस्थल वाली है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि का मरुस्थलीकरण या उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान बन जाना, उसी को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं।
अगला है बायो रेमेडिएशन किस प्रक्रिया से जुड़ी है। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आज को भविष्य में भी काम आएंगे और एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछे ही जाते हैं। 4 से 5 आपकी टेक्नोलॉजी से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। बताओ भाई, पूछते का ट्रेसिंग क्या है, कंट्रोल बॉन्डिंग क्या है, और क्या नाम बायो रेमेडिएशन के ऐसे पूछ देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जैविक माध्यम से भूमि सुधार। ठीक है, केमिकल के द्वारा नहीं बल्कि जैविक माध्यम से, जैसे नीम की पत्ती या नीम के जो केमिकल, नीम से जो पेस्टिसाइड वगैरह जो बनाते हो उसका उपयोग करना, तो ये क्या कहलाएगा, बायो रेमेडिएशन। इरोजन कंट्रोल मैट का क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा मिट्टी को कटाव से बचाना। ठीक है, अगला है बाइंड ब्रेक। अगला है बाइंड ब्रेक किस लिए उपयोगी होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हवा के कारण मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बाइंड ब्रेक लगाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी का कटाव नहीं होगा भाई, बाइंड ब्रेक लगा देते हैं मेड़ के किनारे किनारे पर, ताकि जो मिट्टी का कटाव होगा वो नहीं हो पाएगा भाई। अगला है क्रॉप रोटेशन का भूमि संरक्षण में क्या महत्व होता है। तो क्या महत्व होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और रोग नियंत्रण करना। टेरेस फार्मिंग मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहाड़ी और ढलान वाली भूमि पर। अगला है भूमि के क्षरण को रोकने के लिए कंटूर बॉन्डिंग किस प्रकार कार्य करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा पानी के बहाव को कंटूर के अनुसार रोकता है। सॉइल कंजर्वेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए मिट्टी के कटाव और गुणवत्ता की रक्षा करना मित्रों। अगला है ग्रीन मैन्यूरिंग की किस प्रकार की तकनीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा पौधों की भूमि में दबाकर उर्वरता बढ़ाना। सॉइल टेस्टिंग क्यों आवश्यक है भाई, सॉइल टेस्टिंग क्यों करोगे, मिट्टी की पोषण और स्थिति और पीएच, खासकर पीएच जानने के लिए हम लैब में सॉइल को ले जाते हैं और उसको वहाँ पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, चेक डैम्स का क्या लाभ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल संचयन और कटाव को रोकना चेक डैम का मुख्य लाभ होता है। लैंड डिग्रेडेशन का कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमि का अत्यधिक उपयोग और अनुचित कृषि पद्धतियाँ। वाटर लॉगिंग से भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है मित्रों। वाटर लॉगिंग मतलब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है खेत में, तो क्या हो जाएगा, पौधों की जड़ों को क्षति और फसल की हानि करता है। ठीक है, तो भाई बहुत ज़्यादा पानी भर दोगे तो फिर जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, अपने आप फसल गिरती जाएगी। ठीक है, और आप लोग वाटर लॉगिंग देखते होंगे, जैसे कि जब आपदा आती है, कैसे आपदा आती है, जैसे कि गेहूँ में क्या होता है, कुछ जब गेहूँ पकने पे आ जाता है, पक जाता है, तब किसान भाई पहले से गेहूँ में सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई करने के बाद में क्या होता है, अगर शाम को आंधी आ गई या फिर हवा चलने लगी तो गेहूँ सारे गिर जाते हैं। क्यों, और कितना बड़ा नुकसान होता है, उसी को ही वाटर लॉगिंग कह सकते हैं। या फिर पानी और आंधी दोनों एक साथ आ गए तब भी वाटर लॉगिंग की समस्या आ जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। अगला है 68 नंबर, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए भूमि के उपयोग और प्रबंधन के लिए वर्गीकरण। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन हो जाएगा ए जैविक खाद और पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग। अगला है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। ध्यान रखना, 2 शब्द हैं मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया है। एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में अंतर क्या है। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है नई वन स्थापना, मतलब एफॉरेस्टेशन मतलब नए पेड़ पौधे लगा रहे हो, नया वन बनेगा। लेकिन रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटे वन की पुनर्स्थापना करना। ठीक है, कटे हुए वन की पुनर्स्थापना करना। ठीक है, मान लिया कि 2 पेड़ यहाँ पे काट दिए हो, फिर 2 पेड़ के बदले फिर से 2 पेड़ लगाना, मतलब इनके बदले इनके पेड़ लगाना। लेकिन यहाँ पे 2 पेड़ थे ही नहीं बल्कि नए पेड़ लगा रहे हैं, उसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, सॉइल सैलिनिटी बढ़ने की क्या कारण है। सॉइल सैलिनिटी बढ़ने के क्या कारण है। ऑप्शन ए अत्यधिक सिंचाई कर दोगे और भाई ज़्यादा सिंचाई कर दोगे, जल निकासी अच्छे से हो नहीं पाएगी, तो क्या हो जाएगा, सॉइल कैसी हो जाएगी, सैलिनिटी हो जाएगी। ठीक है, अगला है लैंड यूज प्लानिंग का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए भूमि संसाधनों का समुचित और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना साथियों। अगला है सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर में कौन शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक डैम, कंटूर बॉन्डिंग, टेरेसिंग। ठीक है, तो मित्रों ये सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आज कुछ क्वेश्चन कम ही रह गए और लास्ट वीडियो था ये आपका। इसके बाद में एक मास्टर वीडियो आएगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल के बाहर नहीं आएगा। मेरे सारे वीडियो आप देख लेते हो, आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस तो मत ही करना वरना क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको काफ़ी हो जाता है। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे मित्रों। और ध्यान रखो, पढ़ा भले कम हो, कॉन्फिडेंस से तो क्वेश्चन फटाफट होते हैं मित्रों, फटाफट होते हैं। और अगर आपने कितना भी पढ़ा हो, आप हमेशा सोचोगे अरे यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अरे ये तो मेरे से बाहर है। मित्रों क्वेश्चन को टैकल करो यार। जब क्वेश्चन आपको चुनौती दे तब आपको खुश होना चाहिए, अरे भाई तू मुझे चुनौती दे रहा है, अब देख चुनौती को मैं कैसे टैकल करता हूँ। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, वहाँ पर आपको खुश होना चाहिए यार, हमको टैकल कर रहा है। ठीक है, या तो आपने पढ़ाई ना की हो तब होता है, पढ़ाई की है तब तो अच्छा रहता है ना भाई, चुनौतियों से लड़ना अच्छा रहता है। जब आपको सुख ही सुख मिलेगा तब ज़िंदगी, आप बताओ अगर किसी की ज़िंदगी में सुख ही है, दुख झेलने को ही नहीं पड़ा, जो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगेगी, उसको ज़िंदगी केवल बोरिंग लगेगी। एक ही तरीके से जीवन चल रहा है, थोड़ा दुख भी जरूरी है, सुख भी जरूरी है, दोनों एक चक्र है। तो इसलिए कठिन सरल दोनों एक चक्र है ना, तो कठिन भी जरूरी है, सरल भी जरूरी है। ठीक है,
और अगर भाई सरल ही आने लगेगा तब आप पढ़ोगे नहीं, आदत ख़राब हो जाएगी, पता नहीं क्या करने लगो। ठीक है, तो कठिन के चक्कर में ही तो आप पढ़ते हो ना। तो लेकिन एग्री ज्ञानपीठ कहता है कि चाहे कठिन आ जाए, सरल आ जाए, चाहे कितना भी भौकाली आ जाए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये एग्री ज्ञानपीठ हमेशा बाधा था, बाधा है और बाधा रहेगा, अंत तक बाधा रहेगा, ताकि हमारे जितने भी बच्चे हैं जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, टेलीग्राम से, जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, भारत माता का तिरंगा लहरा के आए, गाड़ के आए और वहाँ पे हवा हवा करते क्वेश्चन को। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, इस स्मार्ट वीडियो के साथ मिलूँगा और काफ़ी लंबा वीडियो होगा, 40 मिनट का होगा और उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी बाटा सेट से टॉपिक से, जो छठे सेमेस्टर का वीडियो है और जिसका पेपर आने वाला है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।